वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज कवर किया गया ताकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो उपयोगी हो सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो दोनों से रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है तो आज हम लोग नज़र डालेंगे। आज आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। बहुत सा न्यूज़ आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कवर किया गया है और चीज़ों को बताया गया है कि जैसे कि आपको विजडम एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो आपको क्या करना है और यूपीआईएस के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कीजिएगा, चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपको डेट दिया जाएगा तो क्या करना है, युक्ति है इसके जाके चैनल पर एक बार इस तारीख के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें जो पॉसिबल होगा मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, या इसका यूपीआई इसका जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, इस तारीख को जाके पीडीएफ देख लेगा अपने ऐप पर जाके, ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अमृतपाल पर लगा एनएसए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो देखिए मामले को समझिएगा। मैंने जिस दिन आपको 1 नवंबर 2022 को यूपीआई के चैनल पर जब न्यूज एनालिसिस किया था तो मैंने वहाँ बताया था कि यह नासुर बनेगा और सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं तो जिस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समस्याओं को समझते हैं उस तरीके से अगर समझने शुरू कर दिए और कानून के तहत चीज़ों को जल्द से जल्द निपटान नहीं किए तो समस्या नासुर बनती जाती है। उसी का देखिए सरकार ने जल्द से एक्शन लिया, इस पर अमृतपाल पर लगा एनएसए छापेमारी की जा रही है और जल्द से यह पकड़ा भी जाएगा। व्यक्ति भागेगा कब तक, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, भाग सकता है अभी कुछ वक्तों तक छिपा रह सकता है, पर जब कानून का शिकंजा कसता है तो यहाँ पर बड़े बड़े सुरमा भी आ जाते हैं जमीन पर। तो बात यहाँ यह समझने वाली है ना कि व्यक्ति विशेष का विचार कुछ भी हो सकता है, इसमें मेरा आपका सभी का विचार व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है, पर राज्य के संस्था के संदर्भ में जो विचारधाराएं हैं उसको लेकर एक सामूहिक रूप से संतुलित रूप से लेकर चलना होता है। उसी में ये चीज़ें आपको कवर होंगी। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनौतियों से संबंधित टॉपिक को कवर करेगा और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने जीएस के टॉपिक से मिलान कर लेंगे ये टॉपिक कहाँ आता है। और आज मैंने आप लोग को विजडम एजुकेशन के जो अभ्यर्थी हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको एक सिलेबस शेयर किया होगा। उस सिलेबस में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 का टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक को ही मैं यहाँ लिखता हूँ। तो क्या करना आपको है, जो यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस है उससे आपको वेरी कर लेना है और उसको चीज़ों को कवर करते चलना है। तो एक बार जाके लुकआउट उसको देखिएगा किस तरीके से कवर किया गया है और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। समय दीजिए मुझे, चीज़ों को समझने लगिएगा आप और बेहतर तरीके से नए फॉर्मेट की तरह। और जल्दी हम लोग रवि सर और मैं आप लोगों को एक गूगल मीट रखने वाला हूँ यूजडम एजुकेशन के अभ्यर्थियों के लिए, ताकि चीज़ों को समझा जा सके, समझाया जा सके। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर खालिस्तान के मामले में देखिए भेष बदल कर फरार हो रहा अलगाववादी अमृतपाल और पुलिस एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 1980 है उसे लागू कर दिया है और इसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, अर्थात देखते ही इसे पकड़ने या गोली मारने की भी इसमें प्रक्रिया होती है। लुकआउट सर्कुलर में ध्यान रखिएगा अंतिम विकल्प दिया जाता है लुकआउट सर्कुलर में, बस उसे लुकआउट देखते ही पकड़ने की जो जारी की गई है उसे अमृतपाल को संदर्भ में ये समझना है। इसके संदर्भ में कुछ नोट्स याद रखना है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 क्या है ना, एनएसए क्या है। तो ध्यान रखिएगा यह एक केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निवारक निरोध कानून है। आर्टिकल आप लोग 22-23 पढ़ते होंगे, याद होगा, उसी से संबंधित आपको याद रखना है। 22-23 में जो विस्तार से चर्चा की गई है अनुच्छेद आर्टिकल, उसी के संग निवारक निरोध कानून के संदर्भ में ये चीज़ें स्पष्ट की जाती है और पॉलिटी क्लास में आप लोग को कवर किया गया बेहतर तरीके से निवारक निरोध क्या कानून होता है, किस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाता है। देखिए एनएसए जो है किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जब उत्पन्न हो जाएगा, रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है और युक्ति युक्त प्रतिबंध देखिए यहाँ पर लागू होगा। हमेशा याद रखिएगा इस प्रकार के मामले में युक्ति युक्त प्रतिबंध लागू होगा। कोई भी व्यक्ति इसके बाद न्यायालय में नहीं जा सकता और यह अधिकार नहीं जता सकता कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वह क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो उसके सारे मौलिक अधिकार जो कानूनन प्राप्त है वो स्वतः ही समाप्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को आपको कवर करते चलना। नोट याद रखना इसके साथ ही सरकार किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता, आपूर्ति और सेवा को रख रखाव
सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। और यही राज्य का युक्तियुक्त प्रतिबंध है। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में कवर किया हो युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या होता है, किस रूप से राज्य किसी भी व्यक्ति विशेष मामले में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जब हम सामाजिक जो है ना वातावरण को समाप्त करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नजर आता है, स्वास्थ्य और जन कल्याण के जो संदर्भित हम विपरीत जाके काम करते हैं, उस अगर इन सभी स्थितियों का उल्लंघन करते हैं तो युक्तियुक्त प्रतिबंध राज्य सरकार लगा सकती है। तो कभी भी आपसे पूछेगा क्या एनएसए राज्य का युक्तियुक्त प्रतिबंध के तहत माना जा सकता है, तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, यह राष्ट्रीय खतरा को सुरक्षित कर, जो खतरा उसके लिए एक बाधक के रूप में काम करेगा। तो इसलिए इसमें क्या है, आपको ये एनएसए लागू किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए सारे मौलिक अधिकार स्वतः ही मौन हो जाएंगे, और उसके बाद कानून जो प्रक्रिया उसको जब तक नहीं पकड़ा जाए, ट्रायल जब तक नहीं किया जाएगा चीज़ों को, एनएसए कानून के तहत ही किया जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम ने 12 माह तक या 12 महीने तक हिरासत में रह सकता है। आप सुनते होंगे आर्टिकल 22 के तहत जो निवारक निरोध कानून है, या और भी जो कानून दिए गए, जो किसी भी वहाँ पर 2 प्रकार के कानूनों की चर्चा है, जहाँ पर आपको यह स्पष्ट किया गया एक समान मामले में क्या है व्यक्ति के अधिकार, उसको अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है। पर एनएसए जब या इस प्रकार के कोई निवारक निरोध कानून लगाया जाए, जैसे पहले पोर्टल आपको मीसा लगता था, उससे पहले बहुत से निवारक निरोध कानून बनाए गए थे, तो ध्यान रखिएगा उसमें 12 महीने के उस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति विशेष को रखा जा सकता है। उसके बाद अगर बढ़ाना है तो क्या करेगा, राज्य को पास एक सबूत देना होगा, पैनल बनाना होता है, उसके बाद कमेटी बनती है, उस कमेटी में आपको राय लेनी पड़ती है उस व्यक्ति विशेष से कि इसको और हिरासत इसकी बढ़ाई जाए। अगर वो पैनल क्या करेगा, पुख्ता सबूत को आधार मानते हुए उसकी और भी जो कारावास की हिरासत की जो समय सीमा है उसे बढ़ा सकती है। तो एकदम डिफाइन नहीं मानिए कि 12 ही महीना ये माना जाएगा, इसके लिए 12 से भी अधिक बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका देख लीजिए, एनएसए से संबंधित जो ऐतिहासिक तौर पर हम लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में। तो आप लोग को याद होगा औपनिवेशिक युग में, अर्थात जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ था, तो बंगाल विनियमन 3 आया था 1818, जिसमें मानी जाती थी एनएसए कानून, यहाँ पर निवारक निरोध कानून को यहाँ से माना। इसको इस संदर्भ में समझते हैं कि इस कानून के तहत क्या जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, वो किसी भी व्यक्ति को है ना, वर्तमान में एनएसए का जो लागू रूल एंड रेगुलेशन है उसी के अनुपात आप लोग को काम कर सकता था। किसी व्यक्ति के उसके मौलिक अधिकार को रोक सकता था, कानूनन अधिकार को रोक सकता था, उसके लिए जो नियम कानून वो बना सकता था। तो ये आपको याद रखना है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट हम लोग आपको इसी कानून के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार किसी व्यक्ति की न्यायिक प्रक्रिया के गुजरे बिना सीधे गिरफ्तार कर सकता था। और पहले क्या होता है, अगर एनएसए नहीं लागू होता वर्तमान में, तो उसको क्या होता है, पकड़ेगा पुलिस पकड़ती है, उसके बाद क्या करती है, व्यवस्थाओं के सामने लाती है और उसको सजा प्रावधान कराती है। एनएसए में अलग ही तरीके से अपनाया जाता है तकनीक। अब रॉलेट एक्ट आप लोग सुने होंगे नाम, 1919, इसमें बिना किसी परीक्षण के ही संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और इसे बोला जाता है नो फीस नो वकील वाला कॉन्सेप्ट बोला जाता था। अर्थात किसी पे भी संदिग्ध पर अगर मान लीजिए ए बी सी डी को 3 व्यक्ति है, और शासन को लगे कि ए है ना कोई ऐसा काम कर रहा जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए औपनिवेशिक सरकार के लिए खतरा है, तो वो बिना किसी कारण बताए, किसी कारण नोटिस दिए हुए उसे पकड़ सकता है। अगर सी व्यक्ति को लगता है वो ऐसा काम कर रहा तो उसे पकड़ सकता है, या उस औपनिवेशिक सरकार को लगता है तीनों ही ऐसा कर रहा है तो तीनों को पकड़ लेगा। और उसके लिए कोई आपको किसी प्रकार के राज्य का है ना, आप उसे रिबेट का आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अब याद रखना 1950 में निवारक अधिनियम कानून आया, जिसे 31 दिसंबर 1959 में लागू किया गया था। आज़ाद जैसे ही होते हैं तो इस प्रकार के मामले आपको लगातार देखने को मिले थे 1947 से 47 के आसपास के क्रम में। तो ध्यान रखिएगा 1950 में निवारक अधिनियम क्रिमिनल डिटेंशन एक्ट पीडीए आया, और 1969 में यह लागू हुआ था। 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में आपको मीसा, जिसको मीसा भारती लालू जी की बेटी का, बड़ी बेटी का नाम जो मीसा है, इसी कानून के तहत उनका नाम लिखा गया था, बनाया गया था। तो वर्ष 1977 में जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस ने निरस्त कर दिया था इस कानून को। याद रखिएगा ये मीसा एक्ट भी आया था जो निरस्त हो गया था।
अब है कि नेक्स्ट, अब कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लाया गया जो वर्तमान में लागू है। तो ध्यान रखिएगा, इस कानून के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हेबियस कॉर्पस जो होता है, रीड भी एनएसए के तहत लोगों को हिरासत लेने की अनियंत्रित राज शक्ति के खिलाफ संविधान के तहत गारंटी की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे भी याद रखना आप लोग को है। तो ध्यान रखिएगा, एनएसए कभी भी लागू होगा व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम समान रूप से उन मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता सर्वोपरि है ना। तो इन संदर्भों को समझिएगा। और भी अमृतपाल से संबंधित या खालिस्तान मामले से संबंधित न्यूज को कवर करना तो 1 नवंबर 2022 के वीडियो युक्ति आईएएस के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 4 महीने पहले चोकसी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस हो गया रद्द था। यह प्रक्रिया अपनाई गई है, फिर सीबीआई के द्वारा इंटरपोल से कोऑर्डिनेशन बनाया गया और इस पर बोला जा रहा है क्या, नोटिस वापस लेने पर एंटीगुआ और बरमूडा जो है से चल रहे चौकसी का प्रत्यर्पण का जो मामला है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मामला सामने आया और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल जो पहले होता है, क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में सरकारी नीतियां, एजेंसियां, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दोनों को समझिएगा इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या मायने रखता है हमारे लिए, किस रूप से में उसे कोऑर्डिनेट करते, इस सभी संबंधित मामलों से आपको कवर करेगा ये न्यूज। और आपको यह न्यूज है ना, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं 3 अक्टूबर 2022 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो युक्ति आईएएस के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, वो जाके अपना जो पेड ग्रुप में होंगे तो उनको पीडीएफ देख लेना है, रिकॉल कर लेना है, और जिनको वीडियो देखना है वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। विजडम एजुकेशन के भी स्टूडेंट जाके देख लीजिएगा, वह सारी चीज़ें कवर की गई है। जैसे कि आपको क्या इसमें जानना चाहिए इस टॉपिक से, देखिए सभी चीज़ों को, मामलों को नहीं जानना है, पर उन सभी चीज़ों को जरूर जानना चाहिए जो एग्जाम में पूछता है। जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, सीबीआई क्या होता है। तो पहले सारे न्यूज को कवर किया जा चुका है। प्रत्यर्पण संधि क्या होता है, सभी मामले की पहले चर्चा की जा चुकी है, जिसमें आप लोग को किन किन टॉपिकों को नजर रखना है। तो देखिए, इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चर्चा की गई है। 7 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, केवल रेड आपको नोटिस जारी नहीं किया जाता, रेड जो कॉर्नर नोटिस होता है वो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, रेड कॉर्नर नोटिस आपको, यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य जो है, आपको इंटरपोल जो इंटरनेशनल जो संगठन है जो कि इस प्रकार के मामलों की जांच करता है, तो ध्यान रखिएगा संदिग्धों की ट्रैकिंग करने के लिए एजेंसियों को, जो किसी देश की जो राष्ट्रीय एजेंसी होती है उससे कोऑर्डिनेट अनुमति देता है ताकि उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई करे। और प्रत्यर्पण कहने का अर्थ होता है, मान लीजिए ए देश का कोई व्यक्ति बी देश में भागकर चला गया है, तो उस बी देश से हम ए देश में कैसे लाएंगे, तो वो प्रत्यर्पण करना है, उसके लिए संधि कानून होता है, उसके लिए नियम कानून बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में, और भी आपको जाके आपको उस तारीख के न्यूज एनालिसिस को देख लीजिएगा। येलो नोटिस जारी करता है, इसी तरीके से आपको सभी पे चर्चा आपको उस तारीख के आपको यहाँ पर किया जा चुका है। आपको किस तारीख का वीडियो है देखिएगा, यहाँ पर एक सेकंड में भी रिकॉल कर लूँ, 3 अक्टूबर का वीडियो है, थोड़ा सा 3 अक्टूबर का वीडियो को आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। ब्लैक नोटिस जारी करता है, ग्रीन नोटिस जारी करता है, ऑरेंज नोटिस जारी करता है, सभी के लिए अलग अलग है। जैसे ब्लैक नोटिस है, सबों की जानकारी लेने के लिए ब्लैक नोटिस जारी होगा। तो ग्रीन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, तो क्या बताइए, आपको इंटरपोल के द्वारा केवल यही नोटिस जारी किया जाता है या कोई अन्य नोटिस जारी किया जाता है, तो आपको ये नाम जरूर बताना होगा। अब उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस नोटिस में क्या होता है। जैसे ब्लैक नोटिस का मतलब क्या हम समझे, तो अज्ञात सबों की जानकारी प्राप्त होगी करनी है, तो इसके लिए ब्लैक कॉर्नर नोटिस जारी करेगा। अब ग्रीन नोटिस जारी करेगा तो ऐसे किसी व्यक्ति के आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है, जैसे सार्वजनिक आपको सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जा रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, अभी ऐसा संदिग्ध अपराध नहीं किया है, पर ऐसे कुछ आपराधिक कृत है वो उसने किया है जिससे लगता है कि भविष्य में है ना ये आपराधिक कृत इतने बड़े लेवल पर करेगा जिससे बहुत से देश इससे प्रभावित होंगे, उन व्यक्ति के लिए भी ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस आपको किसी व्यक्ति की घटना, वस्तु, प्रक्रिया इससे गंभीर आसन खतरा हो मानकर चेतावनी जारी किया जाता है उससे पकड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा। अब एक पर्पल नोटिस भी है, पर्पल नोटिस भी जारी किया जाता है।
तो इसके लिए देखिए बहुत से वस्तुओं उपकरणों के संदर्भ में छिपाने के मामले में स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। और याद रखिएगा ब्लू नोटिस जारी किया जाता है ऐसे अपराधी के लिए जो पहचान, स्थान, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। आप एक नित्यानंद का नाम सुने होंगे, नित्यानंद स्वामी का नाम सुने होंगे, जो हाल ही में यूएन में अपना एक देश, अलग देश के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजा था, याद होगा आप लोगों को, न्यूज में आया था। तो इस व्यक्ति के लिए आपको ब्लू नोटिस जारी हुआ है। तो आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछ सकता है हाल ही में किस व्यक्ति का एक प्रतिनिधि यूएन में गया, अपनी बात रखा था अलग देश के लिए, तो वो किसी मामले में इंटरपोल के द्वारा नोटिस जारी किया गया, उस पर कौन सा नोटिस जारी किया गया, तो ब्लू नोटिस जारी किया गया। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब चीजें कवर करनी है। अब इंटरपोल याद रखिएगा संयुक्त जो परिषद है विशेष नोटिस देता है, उसके लिए क्या होता है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रतिबंधों के अधीन होता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के समूह के लिए जारी किया जा सकता है जो यूएनओ में एक लिस्ट जारी किया जाता है ना कि हाँ ये लिस्ट आतंकवादी या भगोड़ा या इस प्रकार से बहुत से मामलों में संदिग्ध, उनसे संबंधित चीजों के लिए भी यह किया जा सकता है। याद रखिएगा इंटरपोल में क्या 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के भी समन्वय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस लियोन में है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा ये चीजें आपको कवर करना है। अब भारत है ना, सीबीआई जो है भारत का आधिकारिक है ना, इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन संस्था है, ध्यान रखिएगा सीबीआई। तो भारत से जब भी बात करेगी इंटरपोल तो किससे बात करेगी, सीबीआई से बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए कि किस प्रकार से आपको क्लासेस लग रहे हैं, जो ये नया अंडरलाइन पेपर है, टॉपिक वाइज आप लोगों को चीज़ों को कवर कराया जा रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में अपना राय जरूर दीजिए, क्या बदलाव और भी किए जा सकते हैं या आपको और भी बेहतर तरीका मिला है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कमेंट सेक्शन। मैं 2 वे कम्युनिकेशन हमेशा रखता हूं ताकि आपका जो भी समस्या है मैं समझ सकूं और उसको अपने स्तर पर जो उपयोगी हो, जो परीक्षा उपयोगी और जो मान्य हो, उसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूं। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। और कोई भी संपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी संपूर्ण नहीं है। हमसे भी बेस्ट आ सकता है और हमसे भी कम रह सकता है, आपसे भी कोई बेस्ट हो सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझा और समझाया जा सके। अगर किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब जो बता दिया गया वही अंतिम और सत्य है, हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो जो आप लोग को आता होगा। तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को नोट डाउन करना है। जैसे मान लीजिए रेड कॉर्नर नोटिस है तो उसको वहाँ पर लिख सकते हैं, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस कुछ अतिरिक्त पॉइंट, और आप उसमें कुछ पॉइंट और ऐड कीजिए जो इसके अतिरिक्त बनाओ। ऐसा नहीं कि जो यही चीज़ जो बताएगा वही ऐड कर दीजिएगा आप लोग, ताकि सभी स्टूडेंट आप जाके उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए अब चलिए हम बात करेंगे दिल्ली में निपटा विवाद, जो बजट विवाद का मामला है। तो यहाँ पर देखिए जो मामला कल था, मैंने इस पर चर्चा किया था, आप लोग सुने होंगे कि जो कानूनन जो अधिकार प्राप्त है उसमें गृह मंत्रालय को आपको ऐसा करने का अधिकार देता है दिल्ली में। पर देखिए आरोप प्रत्यारोप हमेशा दिल्ली और केंद्र में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बात बोली गई, उसको ध्यान में रखिएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट न रोकने का अनुरोध किया। अब देखिए मामला कहां से कहां तक ले गया। केवल गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को संदर्भित करके क्या बोला कि कुछ नोटिस है, कुछ डॉट है, उसको क्लियर करवा दीजिए। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था इसमें क्या अधिकार प्राप्त है, उपराज्यपाल को क्या प्राप्त है, गृह मंत्रालय को क्या अधिकार प्राप्त है, मुख्यमंत्री को। तो अब जब ये मामले हैं, केवल नोटिस मांगा किसी मुद्दे पर, यह समान प्रक्रिया मानी जाती है। ये जो प्रक्रिया नोटिस की है ना, अनुमति देगा राज्यपाल राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपको उपराज्यपाल। तो ये बजट प्रस्तुतिकरण से पहले समान प्रक्रिया मानी जाती है। मान लीजिए राज्यपाल एक लिस्ट बना के भेजता है विधानसभा में, जो सरकार है निर्वाचित सरकार वो बना के भेजती है। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो राज्यपाल को या उपराज्यपाल को ना लगे कि ये पॉइंट में कुछ मुझे डाउट है तो इसको क्लियर करो, तो उसके लिए नोटिस देता है। तो ये कर्तव्य होना चाहिए राज्यों का, राज्य की सरकार निर्वाचित सरकार, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि राज्यपाल की इस है ना डॉट्स को क्लियर किया जाए। पर यहाँ पर गृह मंत्रालय भी यहाँ पर काम करता है यूटी क्षेत्र में, दिल्ली राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उसके लिए। तो गृह मंत्रालय ने ये बात की, तो राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए ना कि आप उस डॉट को क्लियर कीजिए। अगर संवैधानिक नहीं रहता तो फिर आप क्यों भेजें,
न्यायालय में जाते हैं ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इंटरव्यू में। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? बार बार एक निर्वाचित सरकार को बार बार संवैधानिक तरीके से क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? फिर जब केजरीवाल का जो मुद्दा है, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका जो मुद्दा है, उनका जो हमेशा प्रश्न रहता है, क्या वो औचित्य है संवैधानिक तौर पर? तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सारे संवैधानिक व्याख्याओं पर ही आप इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाइएगा। भावनाओं में नहीं बहना है कि आप किसी खास पार्टी के हैं या किसी खास पार्टी का खास पार्टी का लोग सामने वाला है। आप संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर ही चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बात है कि देखिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार सुबह ईमेल से केंद्र सरकार बजट से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी है और फिजिकल रूप से एक अधिकारी को फाइल लेकर गृह मंत्रालय के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मामला मैं बताता हूँ कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने किसी मुद्दे पर लेकर है ना उनको तलब किया था। तो क्या किए थे, पीएमओ ऑफिस के एक सचिव को भेज दिए थे। तो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या बोला कि सशरीर राजीव गांधी को मेरे पास आना चाहिए, यह बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसके लिए आपको आना चाहिए। तो देखिए बात यह है कि अब संवैधानिक व्याख्याएं क्या है, राष्ट्रपति के पास, जो प्रधानमंत्री इसको फॉलो करता है। राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक अधिकार है? मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यपाल किसको करता है? मुख्यमंत्री ही प्रतिनिधि होता है, उसका मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से ही वो ऐसा राय रखता है कि वो आके मुझे बताए। पर यहाँ मामला क्या, ईमेल से भेजा गया। अब चाहे तो राज्यपाल अगर इस पर विरोध प्रदर्शन कर दे कि नहीं व्यक्ति विशेष को भेजो, तो व्यक्ति विशेष प्रतिनिधि कौन होगा? राज्यपाल सशरीर प्रस्तुत होना पड़ता है। पर मामला ऐसा है कि चलिए समान प्रक्रिया में चलिए सीएम कहीं कार्य अति दबाव में कहीं कार्य करे तो चलिए उसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। पर संवैधानिक व्याख्याएं तो ये नहीं कहती है ना। संवैधानिक व्याख्याएं ये कहती है कि राज्यपाल एक मंत्री परिषद का नियुक्ति करेगा, जिसका प्रमुख है ना मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, जो है ना राज्यपाल को ससमय राय देगा, आपको राय देगा। तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वही जवाबदेह बनता है ना। पूरी मंत्री परिषद उठ के तो नहीं जाएगी, इसके लिए एक व्यक्ति सिलेक्टेड होता है जो शासन प्रशासन चलाता है, उसके अंडर सारे प्रशासन चलते हैं। तो इस मुखिया को जवाबदेह बनाया गया है ना राज्यपाल के प्रति। तो ऐसे ही उपराज्यपाल में भी होगा। तो अब देखिए ये व्यवस्थाएं अगर चाह ले तो संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर सकता है ना कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। और आप किसी अधिकारी किसको भेज रहे हैं? सचिव को भेज रहे, गृह मंत्रालय किसी अधिकारी को भेज रहे फिजिकल तौर पर, ना किसी मंत्री को भेजे हैं, ना किसी अपने आए हैं, ना किसी मंत्री को भेजे हैं। तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। तो अब इसका उल्लंघन करेगा तो माननीय केजरीवाल जो सीएम है वो प्रश्न करेंगे हमको बार बार प्रशासन संवैधानिक तरीके से। और राज्यपाल अपने संवैधानिक मान्यताओं से बंधा हुआ है हमेशा। आपको जितने मामले अभी उभर के देखने को मिल रहे होंगे केजरीवाल के और आपको उपराज्यपाल के संदर्भ में, आप सभी संवैधानिक व्याख्याओं के संदर्भ में ही देखने को मिला होगा उल्लंघन। जब भी प्रश्न खड़ा होता है राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग करता है तो केजरीवाल जी इमोशनल टचमेंट देना प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। अगर वाद है ठीक ना, तो उसका प्रतिवाद तो आएगा है, पर संवाद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ये हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था में कमी देखने को मिलती है। कहीं बेहतर तरीके से समन्वय नहीं हो पाता, हर चीज अपने आप का अहम ले लिया जाता है। अब राज्यपाल भी अपने संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे, या जो निर्वाचित सरकार का ये बोले इनके द्वारा बोला जाएगा कि नहीं ये गलत तरीके से अपनाया जा रहा है नीति, मुझे बार बार बुलाया जा, परेशान किया जा रहा है, बार बार शब्द सुनते होंगे ना। पर दोनों ही अपने तरीके से ना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, दिल्ली वासियों के लिए खतरा है कि धीरे धीरे इतना यह बढ़ जाएगा कि दिल्ली के जो लोग हैं ना, ये कैसे होता है सास बहू के घर में लड़ाई होता है तो किच किच बार बार होता है, तो पड़ोसी क्या होता है 2-3 दिन इंटरेस्ट लेगा और तीसरा चौथा दिन से छोड़ लड़ने दो यार, दिन भर यही तो लोग काम करता है। तो ऐसे ही जनता भी है ना लोकतंत्र के प्रति है ना निष्क्रिय होने लगती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, समझने की जरूरत है। ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे दोनों पक्षों को, तो आपको इसके संदर्भ में चीजों को समझने की जरूरत है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, रेड कॉर्नर हो गया, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए एक पीटी फैक्ट है, आपको इसको कवर करना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, जहां पर सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होगा, जिसके तहत क्या विधेयक में बोला गया, इसे आप लोग एक बार देख सकते हैं कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की इलाज की गारंटी दी जाएगी। अस्पताल में किसी मरीज के इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। आपात स्थिति सॉरी 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 आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। जो है ना, यही मामला है ना, अभी विरोध प्रदर्शन राजस्थान के डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा, हड़ताल किया जा रहा है, यही है। तो ध्यान रखिएगा, निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, निःशुल्क उपचार किया जाएगा। आपातकालीन इकाइयाँ इलाज के लिए सरकार स्तर पर अलग एक कोष बनाएगी। अस्पताल के निगरानी के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। और ये सब मामले आपको दोषी को जो भी इसका सुनवाई होगा, चिकित्सक अस्पताल के विरुद्ध क्या होगा, 10 से 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्राधिकरण के फैसले सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये सब मामला आपको देखने को मिल रहा है, तो एक पीटी फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना चाहिए। देश का पहला राज्य बना, इसके क्या क्या प्रावधान है, कम से कम इतने प्रावधान को आपको याद रखना है, ठीक ना, ताकि इसका उपयोग किया जा सके। अब देखिए दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके देखने को मिला है। तो यहाँ पर जीएस पेपर जो है, यूपीएससी का जीएस पेपर 1 आपदा प्रबंधन भौतिक भूगोल के टॉपिक से आपको ये रिलेटेड होगा, करेंट में आ रहा है, तो आपको चर्चा में आया है, तो क्या होगा, वो आपके स्टैटिक्स पार्ट को कवर करेगा। तो देखिए भारत के अलावा कहाँ कहाँ भूकंप आपको झटके देखने को मिले, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में महसूस किया गया। अगर मैप की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपको फिर ये जो रसिया से अलग सारे देश है, जितने भी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान है, आपको उसके बाद ताजिकिस्तान है, अर्थात किस्तान, जितने भी देश है आपको यहाँ ले लीजिए क्षेत्र, चाइना के क्षेत्र को ले लीजिए, अर्थात यह क्षेत्र है ना भूकंप जोन प्रभावित था, जहाँ पर भूकंप आए थे। तो अब याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक्स पार्ट में प्रश्न कहाँ पूछ सकता है। इससे पहले मैंने आपको यह कवर करा चुका हूँ, आपको नवंबर में शायद इसका भी वीडियो मैंने एनालिसिस किया था, जिसमें हमने भूकंप के बारे में चर्चा किया था। भूकंप कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं, किसकी बड़ी और 3 रूपों में, प्राकृतिक आपदा के तौर पर या मानवीय आपदा के तौर पर इसे देखा जाता है, कैसे नापा जाता है, सभी पर चर्चा मैंने किया। भूकंप तरंग क्या होता है, प्राथमिक तरंग एल तरंग क्या होता है, टी तरंग, एस तरंग क्या होता है, मध्यम अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, सरफेस लॉन्ग पीरियड एल तरंग क्या होता है, सभी पर सिस्मोग्राफ क्या होता है, सभी पर चर्चा पहले मैंने कर चुका हूँ। पहले के किस किस स्केल पर नापा जाता था, भूकंप वितरण क्या होता है, किस किस क्षेत्र में भूकंप वितरण, रिंग ऑफ फायर क्या है थ्योरी, उस पर क्या बातें की जाती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, सभी पर मैंने जो सब डक्शनल जोन क्या होता है, उसमें क्यों इतना भूकंप बार बार इन क्षेत्रों में आ रहा है, सभी पर चर्चा पहले की जा चुकी है। भूकंप, भारत में भूकंप के जोखिम मानचित्र क्या है, इस पर मैंने आप लोग को चित्र भी पहले भेजा है, आज भी मैं भेज दूंगा। जो भूकंपीय 4 भूकंपीय जोन है, 2, 3, 4, 5, वो क्या है, कैसे विभाजित किया गया है, भारतीय मूलक बीएसआई क्या होता है, भूकंप जोन 2, 3, 4, 5 के बारे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भारत के, सभी पर चर्चा मैंने किया हुआ हूँ। आपको उस वीडियो में तो जाके आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सारे विस्तृत स्टैटिक्स पार्ट को मैं कवर करता हूँ। मेरा तरीका यही है कि आपका एक टॉपिक कवर करा देना। अगर मान लीजिए भूकंप आया है आज न्यूज में, तो भूकंप से रिलेटेड सारे डायग्राम को, डायलेमा को कवर करा देना, ताकि आपका स्टैटिक्स पार्ट भी कवर हो जाए, करंट पार्ट भी कवर हो जाए। इसलिए आपको ये चीज़ समझने की जरूरत होगी कि मेरा वीडियो क्यों लंबा होता है, कि अगर किसी टॉपिक के प्रत्येक दिन टॉपिक का कवर किया जाए स्टैटिक्स पार्ट, और उसका करंट भी, ऑब्वियसली है कि समय लगेगा, उस पर कुछ अपनी भी बातें बोलनी है, कुछ से आपको केस स्टडी समझानी है, तो इसलिए वेट एंड वॉच करके चीज़ों को कवर कीजिए। और कुछ नहीं, जिस दिन का न्यूज मान लीजिए आपको दिया जा रहा है, जैसे 3 अक्टूबर का, तो चुपचाप जितने लोग हैं पेड ग्रुप वाले हैं, जाके पीडीएफ आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और जो आप यूट्यूब पर फ्री देखते हैं, उनको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना है। तो विजडम एजुकेशन वाले को क्या करना है, बस विजडम एजुकेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं, युक्ति आईएएस के चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर 3 अक्टूबर का प्ले लिस्ट निकालिएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2022 प्ले लिस्ट, वहाँ पर 3 अक्टूबर के न्यूज में जाके इसे कवर करिए। ऐसे ही सारे न्यूज आपको कवर कर लेने हैं 1 से 2 महीने के अंदर, उसके बाद रेगुलर आप चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
दिल्ली में 20 वर्ष में पहली बार दोहन से अधिक हुआ भूजल रिचार्ज। आपको केस स्टडी के तौर पर पूछ सकता है कि जल पुनर्संचरण, जल प्रबंधन कैसे हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। इसके लिए बहुत से माध्यम हैं, पर इसके लिए दिल्ली का आप एक मॉडल दे सकते हैं जहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जहां पर भू जल रिचार्ज हुआ है। उसके लिए इसका प्राधिकरण कैसे प्राकृतिक जल स्रोत थे 1990 से पहले की स्थिति और वर्तमान में रिचार्ज की तुलना 58% भूजल दोहन होता था। और वर्तमान बोर्ड की रिपोर्ट जो आई है, आपको यह बोर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली बोर्ड जो है आपको देती है रिपोर्ट में बात करती है केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा दिल्ली में जो भूजल दोहन हुआ तुलना में रिचार्ज अधिक हुआ। तो उसमें क्या बात किया है, 2004 भूजल रिचार्ज की तुलना में भूजल दोहन 161% अधिक था 2004 तक। उसके स्थितियाँ सुधरी है, कुछ कार्य किया गया है और उसके बाद वर्तमान में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली है। मई 2011 की तुलना में 2021 में 51% निगरानी केंद्रों में आसपास भूजल स्तर में 7.83 मीटर तक नीचे गिर गया। तो ये सब आंकड़े हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, भूजल प्रबंधन के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपको क्या है कि आपको रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप तकनीक अपनाया जा रहा है, जहाँ पर घर के छत को है ना, छत में पाइप लगा के उसका है ना आपको बनाया जा रहा है, जमीन के अंदर स्रोत बनाया जा रहा है जिससे हम लोग है ना चीज़ों को प्रबंधन कर सके। छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं जिससे है ना चारों तरफ हम चीज़ों को, हाल ही में आपको 75 आपको इस प्रकार से जलाशय बनाने के केंद्र सरकार की योजना वो भी कार्य किया जा रहा है। बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जल भू रिचार्ज का एक माध्यम यही है, तरीका है जिससे हम स्टोर जितना कर सके पानी को अपने ज़मीन पर, उससे भू जल स्तर बढ़ेगा। तो ये सब तकनीक आप लोग केस स्टडी के तौर पर लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, विकसित देश बनने के लिए कृषि शिक्षा पर देना होगा जोर। विश्व बैंक का है ना एक बैठक हो रहा है भारत में, जो हमारे कृषि मंत्री उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन है, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री इनका आपको क्या कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ पर ही राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संदर्भ में बात की गई है। पिछले 5 वर्षों में इसकी उपलब्धि की चर्चा की गई है। तो याद करना है कि पीटी फैक्ट के तौर पर आपको चीज़ें उपलब्ध होगा। तो विश्व बैंक भी या भारत के कृषि स्तर में जो उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के एक प्रमुख हब बने विश्व बैंक, और जो ICAR जो है उसकी मंशा है, ऐसी कल्पना किया है। तो ये सब अपडेट रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। कहाँ बैठक हुई विश्व बैंक का, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए ये रिपोर्ट देखिए, नक्सली हिंसा एक दशक में 77% कमी हुई है। तो यह राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था, वहाँ पर मैंने चर्चा किया, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, डाटा को कवर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कहीं यूज कर सके। अब देखिए एक केस स्टडी, या तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के पार्टियों की चर्चा किस रूप से बदली है। कभी अमेरिका में भाजपा को या भाजपा समर्थित नेताओं को क्या बोला जाता था कि जब गोधरा कांड हुआ था या उस प्रकार गोधरा कांड के समर्पित चीजें हुई थी तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाया था। और जो वर्तमान जो पीएम है, जो जब सीएम थे तो उनको रोक लगा दिया गया था अमेरिका में आने से, ऐसा था ना, चर्चा था ना। तो उसी देश का एक वैज्ञानिक यह बात बोल रहा है, सोचने वाली समझने वाली बात है, कि भाजपा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है, साथ ही यह राजनीतिक दल को संभवतः सबसे कम समझा गया है। तो यह क्या बोल रहे हैं अमेरिकी शिक्षा लेखक वाल्टर रेसर मीड के द्वारा, कि किसी पार्टी का है ना एक तरफा नजरिया हम कैसे बना लेते हैं, उसको हमको समझने का अवसर मिलना चाहिए, या किस प्रकार वो उसने कार्य किया, उसके ऐतिहासिक कार्यों के आकलन के आधार पर ही हमें समझने की जरूरत है कि वो कैसे काम कर रहा है। इसी के संबंध में कुछ उन्होंने बिंदु को स्पष्ट किया। जैसे आप लोग को याद होगा, बिना उभरती चीनी सत्ता इनके द्वारा बोला गया, अमेरिकी राजनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। जैसे जापान के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी राजनीति हिस्सा बन रहा है ना, आप क्वाड का मामला हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभी हाल ही में बैठक जो हुई है जापान के साथ, वो सब मामला हो, या किसी प्रकार के चीन के बढ़ते नीति को रोकने का प्रयास हो, तो भारत एक अहम देश के रूप में अमेरिका उसे देखता है। तो भाजपा की मदद, वर्तमान में सरकार भाजपा की है, उसके बिना उभरती चीनी सत्ता के संतुलन बनाना अमेरिकियों के लिए मुश्किल होगा, अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। यह स्पष्ट तौर पर इनके द्वारा बोला जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही है। कि देखिए, सत्ता पार्टी अलग मैटर है, पर सत्ता में जो काबिज व्यक्ति है
वो लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड हुए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही 2014 से पहले भाजपा की छवि कुछ और थी, पर जिस प्रकार वर्तमान पीएम के द्वारा कार्य किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक ना, तो क्या हुआ, लोगों में जो नेगेटिव लोग भी थे ना, जो राय रखते थे भाजपा या वर्तमान प्रधानमंत्री के संदर्भ में, तो उनका रवैया चेंज हुआ है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर है। ये चीज समझने की जरूरत आपको है कि केवल पार्टी पॉलिटिक्स ही नहीं समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था अपने कार्यकरण को बदलाव करती है या कार्यकरण को बेहतर डिलीवर कर रही है, तो लोगों की राय भी बदलती है। तो राय कैसे बदली? पॉजिटिव राय बदली है। इसे आपको समझने की जरूरत, क्योंकि उसने विकास बोला, मीट के द्वारा बोला जा रहा है, भाजपा के लोग बहुत कम समझ पाते हैं कि, क्योंकि समझ पाते हैं लोग उसे, भाजपा को लोग जो है, भारत के लोग या अन्य लोग भी मान लीजिए कि बहुत कम समझ पाते हैं, क्योंकि इसके विकास के राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास को अधिकांश गैर भारतीय अनजान है। अर्थात जितने गैर भारतीय हैं, अर्थात विश्व के अन्य देश, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? कि उनको लगता है कि हम किसी प्रकार से रेसिस्ट कर रहे हैं या किसी प्रकार के चीज़ों को एक तरफी बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके द्वारा मीट के द्वारा बोला गया है। इसे आप लोग को और हमें भी समझना होगा, देश का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। देश का विकास, पार्टी एक राय हो सकती है, पार्टी का कार्यकरण क्या हो सकता है, उनका व्यक्तिगत राय क्या है, इससे अलग अगर धरातल पर कोई चीज़ें डिलीवर हो रही है, और अनगिनत ऐसे उदाहरण है जिसमें आप देखें, नेगेटिव चीज़ें तो आसान है खोजना ना, किसी व्यक्ति विशेष में पॉजिटिव बातें खोजने की प्रयास कीजिए। और एक आप एस्पिरेंट बन रहे हैं, एस्पिरेंट है, यूपीएससी कैंडिडेट है, पीसीएस कैंडिडेट है, तो आपको कम से कम संतुलन की स्थिति में होनी ही चाहिए ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान 14 के बाद भाजपा समर्थित जो सरकार है, उन्होंने किया क्या है, इसे तभी हम समझ पाएंगे। वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया गया, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या आपको उज्ज्वला योजना, या तो गैस कनेक्शन योजना जो दी गई थी, याद रखिएगा। बैंकों में खाते खोलने के लिए मुद्रा लोन में महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को एक नया मालिकाना हक देना, या तो फिर आपको इंटरप्रेन्योर में महिलाओं को अधिक बढ़ावा देना, और जो आपको मानद उपाधियां हैं उसमें उन लोगों को चुन कर लाना जो महिला धरातल वे पे काम किया। ऐसे दसों ऐसे महिलाएं हैं जिनको हम आज तक जानते ही नहीं थी। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक पेड़ रोप चुका है, एक जंगल बना चुका है। कोई ऐसी महिला है महाराष्ट्र की जो 200-300 लोगों को अपना क्या दे रही है, सेवा दे रही हैं। इसी प्रकार से और भी देखेंगे, वित्त में काम किया गया है। वित्त में काम कैसे किया गया है? अन्य क्षेत्रों में वित्त में काम किया गया, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि वित्तीय आवंटन कैसे किया जा रहा है। आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, ये सब प्रोग्राम जो कराया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा में या हथियारों में हम कैसे हथियारों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, या 75 का जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, 75 का वर्ष स्वर्णिम युग के तौर पर हम टारगेटेड चीज़ों को कर रहे हैं, अर्थात 2047 तक हम चीज़ें जो कैसे प्राप्त करेंगे 100 साल के बीच, 75 से लेकर 100 साल, 25 वर्ष के दरमियान में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश कैसे काम करेगा। इन सब मुद्दों ने क्या किया कि लोगों का राय चेंज कर दिया इस पार्टी विशेष के नेताओं के संदर्भ में, कि लोग पहले क्या करते थे, वर्तमान में क्या हो रहा है, लोग का राय चेंज हो गया। जैसे आप इसका एग्जाम्पल वहां से समझ सकते हैं, जैसे इसे हम कहाँ से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि चुनाव हुआ पूर्वोत्तर राज्यों में, तो जहाँ पर चुनावी सफलता प्राप्त 20 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी ने उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को, जहाँ पर सिया मुसलमान है, उन्होंने भी जबरदस्त समर्थन किया है। इसी प्रकार से और भी योगी मॉडल जो चीज़ें हैं, मोहन भागवत का जो वर्तमान में जो बातें की जा रही है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो कार्य कर रहा है उसके संदर्भ में ध्यान रखना आप लोग बातों को। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इजराइल का जो लिकुड पार्टी है उसके संदर्भ में चीज़ें आपको देखने को, जैसा लिकुड पार्टी काम करता है वैसे यहाँ पर भाजपा काम, जो बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था के साथ चीज़ों को है ना बनाती है, हालांकि उन लोगों को भी आत्मसात करती है जो पश्चिमी संस्कृति और राजनीतिक विशिष्टता के चलते वर्षों से खुद को अपेक्षित और हाशिए पर महसूस करते हैं। देखते होंगे आपको जो अल्पसंख्यक समुदाय है, तो बहुत से अल्पसंख्यक क्या रखते हैं, जो रूढ़िवादी अल्पसंख्यक है, तो क्या करता है कि इसको भाजपा या भाजपा समर्थित नेताओं को क्या एक कट्टर नेता के तौर पर देखता है, पर जो विचारवादी या जो भविष्यवादी नेता मुस्लिम है
वो क्या करते हैं, भविष्योन्मुखी बातों को सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अफेक्टिव जो समझते हैं उनका पुरजोर समर्थन भी कर रहे हैं। आप ऐसे बहुत से इंटरव्यू में देखते होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा समझना है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है, अब इसको अपने तरीके से समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि लोकतंत्र का आधार क्या है। लोकतंत्र का आधार है कि हाशिए पर जो बैठे लोग हैं ना, उनका उत्थान करना, समान धारा में लेकर आना। तो किसी पार्टी विशेष की छवि पहले क्या थी, वो वर्तमान में क्या कर रही है, वर्तमान जो हाशिए पे बैठे लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोकतंत्र तो जीवंत हो रहा है ना। ये आपको समझने की जरूरत है। तो आपसे भी कहीं कभी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में जो चीजें चल रही है, क्या उसका जो आईना है वो स्पष्ट हो रहा है। आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको सामने वाला ही ना पूछे। कुछ चीजें है ना, आप पार्टी हटा के सरकार की बात कर दीजिएगा। वर्तमान सरकार, जो ब्लेम लगाया जाता है विदेशियों के द्वारा कि जो वर्तमान सरकार है वो गरीबों का जब शोषक बना हुआ, केवल अमीरों का ही हेल्प कर रहा है। तो ऐसे हजारों उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं जो वर्तमान सरकार हाशिए पर लोगों को काम कर रही है। तो ये याद रखिएगा, ये सब चीज आप अपने ही तरीके से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष में 5 चरणों में महिलाओं को देंगे मासिक 1500 रुपये, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ तो उसी पर रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। तो यहाँ पर पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है, किस राज्य में प्रति मास 1500 रुपये महीने महिलाओं को दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश है। तो पीटी फैक्ट यहाँ से कवर कर लेना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में मंत्रियों को वेतन भत्ते प्रति माह 30 से 35 हजार बढ़ाए गए हैं, वृद्धि की गई है। इससे पहले विधायकों, विधान पार्षदों के साथ विधानमंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक वेतन भत्ते वृद्धि की गई है। वर्तमान में क्या है, मंत्रियों के वेतन भत्ते वृद्धि की गई है। अब कितना मिलेगा इनको, 2,65,000 रुपया आपको मासिक मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको प्रश्न पीटी फैक्ट बीपीएससी में पूछा जा सकता है पीटी के तौर पर, तो इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए यहाँ से प्रश्न बताइएगा, मुख्य सचेतक क्या होता है, विधानमंडल का मुख्य सचेतक किसे कहते हैं, उप मुख्य सचेतक का काम क्या होता है, आप बताना है आपको प्रश्न के तौर पर। यह सब प्रश्न पहले भी बताया जा चुका है क्लास में, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इन चीजों को याद रखे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, संसदीय समिति में एक रिपोर्ट आई है और संसदीय समिति मैंने पॉलिटी का जो क्लास लिया था उसमें सारे संसदीय समिति की कवर किया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस टॉपिक में, वहां पर संसदीय समिति के संदर्भ में चर्चा की गई है। अब देखिएगा, संसदीय समिति जो है आपको, जो यह अस्थायी होती है, तदर्थ 2 प्रकार की समितियां होती है संसदीय समिति, एक तदर्थ समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है, जो समय अनुसार मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार इसे न गठित किया जाता है और 1 वर्ष के लिए सारी कमेटियां बनती है। सब ध्यान रखिएगा। तो इसी में आपको विदेशी मंत्रालय को जो कुल केंद्रीय बजट है 1% दिए जाने का आपको संसदीय समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई है। ध्यान रखिएगा, इस संसदीय समिति का अध्यक्ष आपको पी चौधरी थे, जो भाजपा के सदस्य हैं। गठित संसदीय समिति को लोकसभा में पेश किया, जो इन्होंने बोला क्या है कि दूतावास को, भारतीय दूतावास के अफसरों के तादाद बढ़ाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य देशों वैश्विक विस्तार के लिए मिशन सेटअप करने के लिए, और भी बहुत से गतिविधि होते हैं, उसके लिए क्या करना, केंद्रीय बजट जो दिया जाता है उसमें न 0.4% हिस्सा जो वर्तमान में दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर क्या करना, 1% तक करना, अर्थात 0.6% आपको जीडीपी का बजट बढ़ा देना है। इनके लिए जो जीडीपी का 1% तक ला देना है। ये अनुशंसा किया गया और यह एक तार्किक को हासिल करने योग्य लक्ष्य भी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने पहले भी बताया था कि भारत ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। क्यों कि हम लोग का लॉबी जो है ना किसी मामले में, वो थोड़ा अन्य देशों के विरुद्ध में थोड़ा सा क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चीन का विवाद हुआ तो हम अन्य देशों के समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉबी जो क्रिएट करना है ना, वो क्रिएट करने में देरी कर जाते हैं। तो ये क्यों, कैसे होता है, यह वित्त के कारण भी हो सकता है। क्यों वित्त के कारण हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत से खर्चे होते हैं ना, लोगों को मीटिंग करना, लोगों से जाके मिलना है, तो जितना बजट होगा उतना ही तो पैर लोग पसारेगा ना। कहावत सुने, जितनी चादर उतनी पैर पसारनी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो लॉबी को बेहतर प्रबंधन करने के लिए, और लॉबी कहने का मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव सेंस में, किसी भी देश का राष्ट्रीय हित
जुड़ा होता है। मान लीजिए आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए हम किसी देश का समर्थन ले रहे हैं, किसी देश या देशों के समूह का समर्थन ले रहे हैं और इस किसी अमुक देश के विरुद्ध में ले रहे हैं, तो वो लॉबी कहलाएगी। तो लॉबी के लिए ध्यान रखिएगा, हमें वित्त का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा यह ऐसा करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय नौसेना दूसरा एंटी सबमरीन शिप अंद्रोत लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। यूपीएससी जीएस पेपर 3 रक्षा प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ बात नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ कवर की गई, अंडरलाइन किया गया, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय के संदर्भ में। यहाँ पर दो आपका मत बन सकता है, एक पक्ष में, एक नेगेटिव पक्ष में बनेगा, पॉजिटिव पक्ष में बनेगा। पक्ष कैसे, चलिए पहले मैं बात कर लूंगा जो न्यायालय बात की है उसके बाद। जैसे न्यायालय ने क्या बोला कि फांसी के जरिए मौत की सजा देने वाले तकलीफों के बारे में कोई अध्ययन हुआ है, क्या इस बारे में कोई वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध है, इसमें कितनी तकलीफ होती है और मौत होने पर कितना समय लगता है, क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक सुझाव है कि आज की तारीख में यह सबसे बेहतर तरीका है, या फिर मानवीय गरिमा को कायम रखने वाला कोई और भी ज़्यादा उपयुक्त तरीका हो सकता है जिस पर हम लोग मौत की सजा को दे सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस से तुलना में होनी चाहिए। ये बातें की गई है कि एक पूर्ण याचिका दायर की गई थी, याचिका दायर की थी PIL, जिसमें ये बात किया गया था जो फांसी की सजा दर्दनाक होता है उसको कम किए मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसी बात की है। अब देखिए वकील ऋषि मल्होत्रा जी, उन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी और इसी पर बातें चल रही हैं। उनके द्वारा बोला गया था कि मौत की सजा के लिए फांसी के तकलीफ को ज्यादा क्रूर तकलीफ दे और अमानवीय बताते हुए लेंथन इंजेक्शन, गोली मारने या कोई अन्य कम दर्दनाक से ज्यादा मानवीय तरीका अपनाए जाने की मांग की है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात की गई है मौत की सजा कम करने की नहीं बात की गई, बात की गई प्रकृति क्या होनी चाहिए मौत की सजा देने के लिए। अब हम फांसी लटकाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, तो कुछ समय तक वो तड़पता है ना, उसका पैर हाथ तड़पता है, तब वो 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड तक वो झूलता है फांसी के झूले पर, तो उसकी मौत होती है। इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में या अन्य राष्ट्रों में क्या है कि एक इंजेक्शन, लेंथन इंजेक्शन दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, या कोई अन्य कम दर्दनाक वाला काम करके उसके मौत की सजा कराई जाती है। तो क्या मानवीय तरीका होना चाहिए, इसके बारे में जनहित याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा के द्वारा किया गया था, ऋषि मल्होत्रा के द्वारा। तो ध्यान रखिए मामला यही जांच हो रहा है। इसके लिए न्यायालय क्या बोला है कि माननीय न्यायालय आपको बोले हैं कि वैसे तो हम सरकार को कोई कुछ नहीं कर सकते इस मामले में कि तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या इस तरीके से ही देना चाहिए सजा, तरीका नहीं, या तरीका अपनाए, वह तरीका अपना था, ये तरीका ना अपना के बी तरीका अपनाए। जो प्रावधान है, जो व्यवस्थाएं, उसी के अनुसार सरकार सजा दे सकती है। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक अध्ययन या ताजा आंकड़े हो तो विचार जरूर किया जा सकता है। ऐसा कोई आंकड़ा आया है, ऐसा कोई ताजा अध्ययन रिकॉर्ड आया है तो उसे हम लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ऐसी राय बोली गई है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो एक कमेटी गठित करके इसके संदर्भ में क्या कर सकते हैं आप, है ना, चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के दीनानाथ मामले में जो फैसला सुनाया था, फांसी सही ठहराया था, लेकिन इस मामले में पूर्ण विचार हो सकता है क्योंकि अपने अनुपातिकता के सिद्धांत के लागू नहीं किया था, अनुपात में से नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, फांसी का जो सजा है उस पूर्ण याचिका दायर की जा सकती है। अब यहाँ 2-3 चीजें हैं। अब ऐसा क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पीठ ने हमारे अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी, उनसे कहा है क्या कोई ऐसा रिपोर्ट है जो फांसी से होने वाली पीड़ा को कम की और इशारा कराती, या सरकार के निर्देश से लेकर बताए कि क्या कोई ऐसा अध्ययन आंकड़े जो फांसी की या मौत की प्रभाव उसमें कष्ट कम होता है। ऐसी बातें की गई। अमूमन यह बात अब समझने वाली बात है कि अब दो पक्ष यहाँ समझने की जरूरत है कि सजा में के तौर पर जो मौत की सजा दी जाती है वो किन मामलों में दी जाती है, किन मामलों में दी जाती है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वैसे संदिग्ध मामले में दी जाती है, जो रेयर से रेयरेस्ट है उसी मामले में दी जाती है। तो यहाँ पर दो मत आएंगे। एक मत होगा जो मानवीय कृति से समझेगा लोग कि नहीं, जैसा कृत किया उसके लिए वैसे ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक क्या कृत करेगा, मानवीय कृत वाले लोग क्या बोलेंगे, नहीं
मानव के अपने अधिकार हैं, मरते वक्त भी उसका एक मौलिक अधिकार है, उसका मानवीय के अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, ऐसी बात करेगा। पर एक ऐसा बात करेगा जो क्या बोलेगा, कानूनन तौर पर क्या व्यवस्था है उसके आधार पर ही दे सकते हैं। पर देखिएगा जो भावनाओं के आधार पर, थर्ड वाला समझिएगा, भावनाओं के आधार पर जो दिया जाता है, अर्थात जो वादी होगा, जो यह बोलेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्रूर हमला हुआ, मान लीजिए कोई जैसे निर्भया मामला वाला जो केस था, या हैदराबाद के लड़की का जो मामला, डॉक्टर की मामला था, हाल ही में हाथरस का मामला हो, या आपको झारखंड का मामला हो, झारखंड का जो हाल ही में मामला था जहाँ पर, फिर इसके बाद आपको हाल ही में बिहार का मामला हो जहाँ पर कुछ लड़कों के द्वारा, कुछ ग्रुप के द्वारा आपको इस प्रकार के कृत किए गए जो क्षम्य नहीं है। तो जो परिवार होगा, उससे जुड़ा परिवार, वो क्या डिमांड करेगा, मेरी बेटी या मेरा जो व्यक्ति विशेष जो इसमें प्रताड़ित हुआ वैसे ही सजा देनी चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि क्या आपके पास मामलों को समझने की, गंभीरता लेने की कोई चीजें हैं, एक मानक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन सब मामलों, गंभीर से लेकर गंभीर मामलों में भी इस प्रकार का क्या मानवीय कृत देखेंगे, तो यह याद रखने वाली बात होगी, वहां पर बाद में समझने वाली बात होगा, जो इस प्रकार का कृत कर रहा है क्या उसमें मानवीय व्यवहार है, तभी तो हम मानवीय व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं, उसके साथ मानवीय आचरण का व्यवहार कर सकते हैं। अब बताइए निर्भया कांड का जो था, निर्भया मामला था, वो कितने घृणतम से घृणतम मामला, रूह कांप जाती है। तो वैसे व्यक्ति के साथ हम मानवीय व्यवहार करने को तैयार हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केवल कानूनन तौर पर ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि हम किन व्यवस्थाओं को कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी चीजें एक फैक्ट के तौर पर है, पर कानूनन तौर पर यह भी तो कहा जा सकता है ना कि कैसे हम उन परिलक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम एक प्राकृतिक न्याय वाले व्यवस्था को कायम कर सके। तो देखिए इस पर क्या न्यायालय का निर्णय आता है, वेट एंड वॉच कीजिए, चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट नीचे है, देखिए उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण खत्म करना वैध है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। देखिए यूपीएससी जीएस पेपर 2 विवाद निवारण तंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर इसका क्वेश्चन आप लोग को आएगा, जिसमें उड़ीसा प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण उसको समाप्त कर दिया गया। हाई कोर्ट का फैसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, और जस्टिस जो प्रधान न्यायाधीश है चंद्रचूड़ और जस्टिस जो PS नरसिम्हा, उनके द्वारा यह बोला गया, यह सही उचित प्रक्रिया थी। तो यह क्या प्रक्रिया होती है, तो उसमें देखिए 233A प्रशासनिक अधिकरण का निपटारा के लिए क्या किया, भारत सरकार राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से निपटने के ट्रिब्यूनल खत्म करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना, और 14 व्यक्ति विशेष से, न कि संस्था विशेष से, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बात की गई, अधिसूचना वापस ले लिया गया। तो ये सब मामला था उड़ीसा न्यायाधिकरण। तो आपको यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, उसे हम लोग देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह बहुत ही विशिष्ट टॉपिक है, इससे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। विवाद निवारण तंत्र न्याय तंत्र से बनेगा, वैधानिक निकाय से बनेगा, संवैधानिक निकाय से बनेगा, अर्ध न्यायिक निकाय से बनेगा, न्यायाधिकरण से बनेगा। इतने सारे टॉपिक में इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, तो हल्के मत लीजिएगा इसको। तो ध्यान रखिएगा अधिकरण, एक सेकेंड, अब याद रखना है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यह, ठीक ना। इसे बेहतर तरीके से, मेंस के लिए तो है ही, पीटी के लिए तो है ही, पर इंटरव्यू के स्तर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जहां पर बात होता है कि हम आवश्यकता क्यों रखें, ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों, जबकि हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है, हायरार्की सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सभी व्यवस्थाएं दी गई, फिर भी ट्रिब्यूनल की क्यों आवश्यकता है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, लंबित बहुत से मामले होते सभी न्यायालयों में, आपको 2 लाख से अधिक मामले आपको सुनने को मिलते होंगे ना, कि यहाँ पर 2 लाख है, वहाँ पर 3 लाख मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हुए, हाल में बहुत से विवाद आए हैं आपको। तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए घरेलू अधिकरणों या अन्य अधिकरणों की स्थापना की जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसके लिए न्यायपालों के कार्यभार को कम करने के लिए तेजी निर्णय मंच एक प्रदान करता है, ये भी आपको, अधिवक्ता विशेषज्ञ होते हैं न्यायाधिकरण में, तो ये याद रखना है। अधिकरण न्याय तंत्र के महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों को है। जहां पर ये बोझ कम कर, न्यायालय के बोझ कम करने के लिए
क्या करते हैं, पर्यावरण, सशस्त्र बलों, कराधान, प्रशासनिक मुद्दों जैसे संबंधित विवादों के समाधान कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था 323A को और 323B को। तो 323A के तहत क्या है, 323A के तहत आपको प्रशासनिक अधिकरण है, जो अभी ट्रिब्यूनल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसकी बात की जाती है, जहां प्रशासन संबंधित मामलों को देखा जाता है। अब याद रखिएगा 323B के तहत अन्य मामलों या अन्य अधिकरणों से संबंधित है। यहाँ पे बहुत से मामले आ जाएंगे, यहीं से आपको जल अधिकरण भी बनता है और भी सशस्त्र अधिनियम बनता है, तो इसे ध्यान रखना, आगे मैं चर्चा करूंगा। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित आपको चीजों को ध्यान रखना है, कैसे, इसके लिए कौन कौन सा आपको गठित कर सकता है, तो आपको इसके तहत 323B के तहत ध्यान रखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडल तक निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय कर सकता है। इसके लिए क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है, किसके लिए, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होगा, विदेशी मुद्रा या आयात या निर्यात से संबंधित कोई मामला होगा, कराधान से संबंधित होगा तो उसके लिए भी आपको ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, औद्योगिक और श्रम विवाद होगा तो उसके लिए भी बन सकता है, भूमि सुधार, नगर संपत्ति अधिकतम सीमा, उसके लिए बन सकता है, खाद्य सामग्री अगर कोई विवाद है उसके लिए ट्रिब्यूनल बन सकता है, किराया और किराएदारी के अधिकार से संबंधित जो होता है, किराएदार को जो होता है उसके संबंधित आपको ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। अब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा वर्ष 1985 में संविधान के द्वारा 323A के तहत इसका गठन किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। और इसके बाद इसके नियमित 17 पीठ है, जिसमें 15 उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ है, ध्यान रखिएगा। और उसके जयपुर और लखनऊ संचालित होती है, जिसमें शेष 2 आपको लखनऊ और जयपुर में भी संचालित होती है। याद रखिएगा इसके साथ नोट कि प्रशासनिक अधिकरण आदेशों के विरुद्ध अपील संबद्ध उच्च न्यायालय या खंडपीठ के डिवीजन बेंच में भी सक्षम है किया जा सकता है। तो इसका पूर्ण याचिका आप कर सकते हैं, पूर्ण आपको सुनवाई के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, पूर्ण याचिका दायर हो सकता है। तो ये कभी कंफ्यूजन मत रहिएगा, इसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है, क्लियर। राज्य प्रशासनिक अधिकरण सेट जो होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके तहत कौन कौन सा गठन अभी तक हुआ है, याद रखिएगा। जल विवाद अधिकरण, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कावेरी हो, कृष्णा हो, या तो बहुत से अन्य राज्यों में भी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जा चुका है। सशस्त्र बल अधिकरण, आर्म्स फोर्स ट्रिब्यूनल, AFT बनाया जा चुका है। राष्ट्रीय हरि NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो सबसे महत्वपूर्ण आपको पर्यावरण से संबंधित संरक्षण का काम करता है। हाल ही में विभिन्न राज्यों के संदर्भ में इसने दंड का प्रावधान दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, सभी स्टेटों को, लगभग स्टेटों को इसने अपना निर्णय देते हुए आपदा प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में हर्जाना दिया है ना, मैंने न्यूज भी कवर किया था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, ये भी आपको है। आयकर अपीली अधिकरण, इनकम टैक्स अपीलेंट्स जो ट्रिब्यूनल है, वो भी आपको यहाँ पर गठन किया जा चुका है। तो ये सब चीजें कम से कम कवर होनी चाहिए आपको इन न्यूज में, इस टॉपिक के न्यूज में। तो उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस्लामिक देशों की दुर्दशा का दुष्चक्र क्यों है, इसके लिए एक राय दिया गया है शंकर शरण जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए आप। ये राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक और वरिष्ठ स्तंभकार है। तो समझिए, इनका व्यक्तिगत राय जरूर हो सकता है, पर सामूहिक रूप पर क्या व्यवहार में आ रहा है, क्या दिख रहा है, इसको इम्पोर्टेंट समझने की जरूरत है। तो समझिएगा क्यों ऐसा है, इसके बारे में चर्चा किया गया इनके द्वारा। तो किसी भी इस्लामिक राज्य में मुख्यतः 4 आर्थिक स्रोत रहे हैं, कैसे, जिसको हम लोग खाम बोलते हैं या खास लूट का धन कहते हैं, माल कहते हैं, खिराज अर्थात कब्जा किए गए क्षेत्र में किसानों से लिया गया टैक्स, जजिया काफिरों से टैक्स, और जकात है ना, खुम्स, खिराज, जजिया, जकात, मुसलमानों के चंदा, यही 4 स्रोत मुख्यतः आपको इस्लामिक तौर पर लिया जाता रहा है ना। यह आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आर्थिक मॉडल इस्लामी किताबों में नहीं मिलता है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके अतिरिक्त मुस्लिम अपने पैगंबर और मूल इस्लामी ग्रंथों को ही संपूर्ण मानते हैं। ये आपको एक स्टैटिक्स पार्ट देखने को मिलेगा कि मूल रूप से क्या है कि अगर मान लीजिए इस किताब में इतनी बातें लिख दी गई है, यही मूल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इनके द्वारा ये बातें की जाती है। इसमें 4 आपको टैक्स की बात की गई, यही इसका मतलब मूल आधार मान लिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, वह इस्लाम विरोध होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
इसलिए वे इस मॉडल के बाहर निकल के क्या करें, सुधार नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते तो क्या होगा, वह इस्लाम विरोधी होगा, जिस पर कट्टरपंथियों का कोप देखने को मिलता है। जैसे बहुत से आपको फतवाधारी मिल जाएंगे, तुरंत फतवा जारी करना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं कहीं एक डिमेरिट इसके आधार पर देखने को मिलता है आर्थिक। अब इसे आर्थिक तौर पर समझने की जरूरत है, धार्मिक आधार पर भी मत समझिएगा, ठीक ना। एकदम न्यूट्रल होकर सोचिए, धर्म को अभी साइड में रखिएगा, वैचारिक तौर पर चीजों को समझने की जरूरत कोशिश होगा। क्यों मुस्लिम कंट्री में ये आपको समान स्थितियां देखने को मिल रही है, जहां पर हमेशा आर्थिक बदहाली का स्थिति देखने को मिलता है, जिसमें पाकिस्तान भी कभी कभी मिलता है आपको, अभी झेल रहा अफगानिस्तान मिलेगा आपको, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा। ये सब क्यों मामला है, जो कट्टर इस्लामिक राष्ट्रों के तौर पर गिने जाते हैं, उनको संदर्भ में बात यहाँ की जा रही है, जहाँ पर इस्लाम के उन ग्रंथों का जो मौलिक रूप से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो दिए गए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर चलता है। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक अधिकार कोई भी था, मैंने पहले भी कभी न्यूज़ में आप लोगों को बताया था कि जब आपको इस्लाम का उदय हो रहा था, उस समय की कबीलाई नीतियाँ कुछ और थी, नियम कुछ और थे। उसको वर्तमान के संदर्भ में या आने वाले 500 साल के बाद भी वैसे ही रखा जाता है, तो बहुत से डिफॉल्ट आपको स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। तो उस दिन में मैंने बोला था कि कुछ ऐसे मामलों में जहां पर वर्तमान संदर्भ में चीजें बदली जा सकती है, बदलने के जो ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं तो वो रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ कहने का मतलब कि जो मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, किसी अन्य पंथ को मानने वाला, कोई बी पंक्ति है, धार्मिक आधार पर आप जरूर सशक्त हो सकते हैं, पर यह सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सोशल इकोसिस्टम के तौर पर यह आपसे कभी ज़्यादा उन्नत हो जाएगा और आप उसी मूल रूप में पड़े रहिएगा। इसी संदर्भ में देखिए, मामले को समझने की जरूरत है। जो जितना विकास चाहता है, तो विकास के लिए अवसरों को तलाश करने की जरूरत होती है। अवसर तब तलाश होंगे जब आपके नियम और कानून है उसके अनुसार होंगे। अब मान लीजिए बहुत सी चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, इस दुनिया में धन असबाब बेमतलब है। आपको दो टूक समाधान दिया गया पैगंबर के द्वारा कि जन्नत में इससे बढ़कर सब कुछ है। जो वर्तमान जमीन पर है, धरातल पे, जन्नत में ऐसी कल्पना की गई, इससे कहीं अधिक है। तो यहाँ पर पर्शियन और रोमन के पास धन दौलत आदि जो है धरती पर अच्छे कर्मों का फल है, वहीं पर तक सीमित रहेंगे, जबकि मुसलमानों का है ना जन्नत में मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पर्शियन लोग क्या बोलते हैं, रोमन क्या बोलते हैं, जो जमीन पर जो तुम अधिपत्य जमाओगे ना और जो प्राप्त करोगे वह यहीं पर है, वो ऊपर जाएगा नहीं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भी आपको देखने को मिलता होगा, सब यहीं पर समाप्त होने की बात करता है। पर हम लोग इसी के लिए आर्थिक रूप से है ना चीज़ों को है ना ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुसलमानों में क्या है कि यह बात बोला जाता है कि आपको जन्नत अर्थात वैसे जगह पर मिलेगा जो इससे ऊपर है, या कोई ऐसी व्यवस्था होगी। मैं जन्नत का परिभाषा नहीं समझा सकता हूँ, पर मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि जन्नत का मतलब कि इस भूमि क्षेत्र में जो चीजें नहीं आपको मिलेगी ना, वो आपको किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा कहीं दी जाएगी। मरने के बाद आपका इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद तो उस जन्नत की बात यहाँ की गई है। तो मुसलमान जो समुदाय इसी को लेकर चलता है, और हदीस बुखारी जो है इसकी बात भी करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पैगंबर की पत्नियों की भी आरामदेह चीजों की कमी पर वही सलाह मिली है। कुरान 30/28 याद रखिए, पूरा सूरा होगा, उनके बारे में बात है। तो इस प्रकार से इस्लाम इस धरती पर आर्थिक सामाजिक उन्नति के विचार से ही पल्ला झाड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही क्या बोला कि जब भी किसी का विकास चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का, तो वो सबसे पहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर ना उसको आपको विचारधाराओं में थोड़ा सा क्या लाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जहाँ पर आपका धार्मिक कट्टरता है वहाँ अपनाइए, जहाँ पर वैचारिक रूप से खुलापन चाहिए। अब देखिए यूएई का कॉन्सेप्ट ले लीजिए या सऊदी अरब का कॉन्सेप्ट ले लिए, वो खुलापन लाते हैं, तो देखिए वहां पर तरक्की कितना अन्य मुस्लिम कंट्रियों के विरुद्ध में। तो वो गैर इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं ना हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात है, कट्टरता अगर लाते हैं तो लोगों को आपसे मिलने, आपके वैचारिक मतों से समझने को रास्ता रोक देते हैं। अब मान लीजिए आप इतना कट्टरता लाइएगा अपने सिस्टम में, अपने इस्लाम में, तो बाहर के लोग आपको कैसे पढ़ेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे, क्योंकि आपके चीजों को लेकर, कट्टरता को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर पल्ला हर चीज का, और विकास तभी संभव होगा जब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों समझने की कोशिश करेंगे, अपने नियम कानून उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनके नियम अपने में यहाँ लागू करने का प्रयास करेंगे। कभी भी ताली एक हाथ से बजती है,
तो विकास का भी ताली है ना 2 हाथों से बजेगी। तो वैचारिक और सामाजिक, आपको आर्थिक और सामाजिक उत्थान जरूरी चाहिए। अब इसके लिए युवा जिहादियों का ध्यान रखिएगा, जो मिलेगा वो जन्नत मिलेगा, ऐसी बात की जाती रही है और युवा जिहादियों को इसी लालसा से प्रेरित किया जाता है। ऐसे ही यदि किसी मुस्लिम देश को यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, भारत की आर्थिक सामाजिक उन्नति चाहे तो वो उसे खुद इस्लाम को इस राह से अलग करना होगा, अगर ऐसा तरक्की चाहिए जहां पर ये बातें की जा रही है। ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है, जहां पर यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, भारत की तरह आर्थिक सामाजिक उन्नति की बात की जाए, तो जहां पर मानवीय या कानूनन अधिकार ज्यादा है। अगर भारत में बात की जाए, कुछ मुस्लिम संगठन क्या बोलते हैं कि हम इस्लाम का कानून लेकर आएंगे, तो क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस्लाम कानून पॉसिबल है? सोच के देखिएगा। तो इससे कट्टरता बढ़ती है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ आप बोलिएगा कि यूएई और सऊदी अरब तो बहुत तरक्की में, तो वो इस्लाम के उन आदर्शों को धीरे धीरे त्याग रहा है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रमजान में कुछ बातें किया गया है आपको, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। उसने ऐसा नहीं किया कि इस्लाम के उन आदर्शों को त्याग दिया जो मूल है, जो आपके उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। मैं शुरू से बोलता हूँ, जब भी लेख में आप लोगों को चर्चा किया है इस्लाम के मुद्दे पर, तो मैंने क्या बोला है, जो आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है, आपको धार्मिक रूप से जोड़ने के लिए जो जरूरी है उसको कभी नहीं बदलना, जो मूल है। जैसे कि आपको अब समय के साथ जो चीजें बदली जा सकती है उसको जरूर बदलना चाहिए, यह आपके उत्थान, नहीं तो आप पर ही प्रश्न चिन्ह आने वाले समय में लग जाएगा। क्योंकि देश यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, जीरो से लेकर आपको टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा, आपका स्थान वहीं होगा। इसलिए देखते होंगे मुस्लिम समुदाय में आपको जितने भी गरीब मुस्लिम देश हैं, या तो भारत में भी दे सकते हैं मुस्लिम क्षेत्रों में, जहां पर आपको गुर्बत देखने को मिलता होगा, एक से अधिक बच्चे देखने को मिलते होंगे। अब बोलते हैं कि इस्लाम में बच्चों का जो ना अल्लाह का, यहाँ भी बोला जाता है, हिंदू धर्म में या अन्य पंथों में बोला जाता है गॉड गिफ्टेड होता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जनसंख्या अनियंत्रित कर दें, तो जनसंख्या अनियंत्रित करिएगा तो संसाधन आपके पास सीमित है। तो जो व्यक्ति मान लीजिए हिंदू या अन्य धर्मों में इस संसाधन में 2 व्यक्ति खाने वाले हैं, आपके इसी संसाधन में 20 व्यक्ति है। हाल ही में एक वीडियो रिलीज दिया था आप लोगों को, पाकिस्तान की कोई महिला थी, उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बच्चा पैदा किए हुए थे, तो उसको कैसे खिलाएगा? देखिए कैसे वो बच्चा था, आसपास किसी प्रकार से बेल्ट आपको ड्रेस नहीं था, किसी के कपड़े सही नहीं थे, कोई लंगा घूम रहा था। तो क्या ये समाज आप देके जाइएगा अपने सोसाइटी को? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, ये समझने की जरूरत है और चीजें आपको धीरे धीरे आएगी। तो समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं और प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से मत देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात और भी बोली गई है, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर, कराची, मुल्तान आदि शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रणी नगर था। अरे था भी है, क्यों था? तो ऐसी गतिविधियों की अगुवा कौन कर रहा था? हिंदू और सिख कर रहे थे। लेकिन विभाजन के बाद परिस्थितियां बदल गई, स्थिति आप देख सकते हैं अभी वर्तमान उन क्षेत्रों को जाकर देखिए, वहाँ गुर्बत कितना है। क्यों है? क्योंकि आपने 4 ही तरीके के जायज करों को माना है और उसके लिए है ना आप बदलाव ही करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर चीजों को समझने की जरूरत है। तो इस्लाम मत वाले क्या है, आर्थिक विकास के बीच दोहराव तनाव का स्थायी है। उन्नति, खुशहाली, सामाजिक शांति के लिए शरीयत के कायदे छोड़ना जरूरी है, जबकि इस्लाम की शान में के लिए भौतिक प्रगति के बजाय ये बात जो है खारिज करना लाजमी है। तो यहाँ पर ये चीजें समझिएगा, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये किसी विशेष, ऐसा नहीं कि इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बात कर उसको एकदम सर तन से ही जुदा कर दो। तो भाई यहाँ कब तक आप ये करोगे? मान लीजिए पूरा वर्ल्ड का सर तन से अलग कर दिए क्योंकि इस्लाम पर आपने कुछ बोल दिया, तो सोच के देखिएगा, आप सारे वर्ल्ड से तन जुदा कर दीजिएगा, मान के चले सभी अन्य पंथों के मान के अलग कर दिए, तो उसके बाद जब आप ही केवल रहेंगे, मुस्लिम राष्ट्र ही रहेगा, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर गुर्बत रहेगा, जहां पर चीजें कम संसाधन हो, उसके बाद क्या कीजिएगा? फिर अपना ही तन काटना शुरू कर दीजिएगा, तो पता चलेगा पूरा ही सृष्टि ही समाप्त हो गया, अर्थात पूरा मानवीय सभ्यताएं ही समाप्त हो गई। इसलिए हमेशा कट्टर आपके ही अस्तित्व के लिए खतरा बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को लेकर। बाकी चीजें तो चलिए सही है, अपना मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी मानते हैं या कोई अन्य धर्म विशेष भी मानता, अपने अपनी मौलिक बातें मानता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अब किसी भी मुस्लिम जो शासक है इस्लामी निर्देशों का परित्याग कर सुधार की और कदम बढ़ाए तो ऐतिहासिक अनुभव यही बताते हैं कि वे ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाए। अर्थात वह क्या हुआ, उनका इस्लाम अंतर्राष्ट्रीय मतवाद और विभिन्न देशों सीमाएं नहीं मानता, उनका विरोध हुआ। जैसे रजिया का ले सकते हो एग्जाम्पल, भारत में ले सकते हैं ना कि रजिया ने क्या किया, अपना जो मत था उससे अलग है, कुछ ही दिनों में उनकी हत्या करा दी गई उलेमाओं के द्वारा। और भी ऐसे बहुत से शासक आपको देखने को मिलेंगे, उसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बात कीजिएगा अकबर का, बोलिएगा उसने बहुत सा, तो अकबर ने अपने लोगों से कहीं ज्यादा राजपूत राजाओं पर विश्वास किया था, राजपूत राजाओं से ज्यादा नेचर को कन्वर्ट किया था, तो उससे क्या किया, उसका सुरक्षा मिलता गया। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए ऐतिहासिक तौर पर कि जिसने भी अपने इस्लाम में अपने रीत से अलग हट के काम किया उसका विरोध उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया, अन्य लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है। अब प्रत्येक विवेकशील मुसलमान भी इस दुष्चक्र को महसूस करता था, दुष्चक्र जो है कि सर्किल जो बना हुआ है, इस सर्किल को महसूस करता क्या कि मिस्र के लेखक इस्लाम अल बहेली के द्वारा यह हाल ही में स्काई न्यूज के दिए साक्षात्कार इंटरव्यू में कहा है कि इस्लामी मुख्य धारा ही जिहाद को प्रोत्साहित करती है। अब बताइए, कोई दूसरा व्यक्ति विशेष तो नहीं बोल रहा है ना, इस्लाम का ही एक लेखक है अल बहेरी, जो आपको मिस्र का है, इजिप्ट का है। इजिप्ट से भी कोई सब आपको ये आपको मुस्लिम कंट्री में इजिप्ट से ज्यादा विरासत वाला देश कोई होगा, सोच के देखिएगा। उस देश का लेखक यह बोल रहा, इस्लामी मुख्य धारा ही जिहाद को प्रोत्साहित करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि ये कट्टरता लाती है, भविष्य उन्मुखी बात करती है कि हमको भविष्य में ऐसा मिलेगा, वर्तमान में क्या करना, हमको इस्लाम का प्रचार करना है। इस्लाम या किसी धर्म विशेष का प्रचार करना किसी व्यक्ति विशेष का अपना मत हो सकता है, पर केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, यह कट्टरपंथा की बात करता है। यह यहाँ पर समझने वाली बात होगी। अब हर चीज को समस्या, जैसे हर चीज को इस्लाम को समस्या है, जैसे अन्य धर्मों, स्त्रियों, नागरिकों, मूल्यों, संविधान, मानवीय नैतिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, बैंक और ब्याज, अंग प्रत्यारोपण, तमाम दवाएं, खान पान, पहनावे जैसे जैसे लोग क्या, औपचारिक शिक्षा के अनेक विषय हैं जो इसलिए हाल ही में तौर पर तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान सरीके कई मुस्लिम देशों की यह दुर्दशा देखने को मिली जो पहले अधिक खुशहाल थे। समझ में आया क्या बात बोली जा रही है लेख में? इससे बेहतर इस्लाम में सुधार की बात नहीं की जा सकती है लेख में, कि हाँ, पर यह है कि आपको ये चीजें समझने वाली बात है। कितने लोग इसको समझ पाते हैं, तुरंत इसका विरोध करने लगे कि मेरे इस्लाम के बारे में ऐसा बोला गया। देखिए, आपको जीवित रहना, आपको सस्टेन करना अगले 500, 1000, 10,000 साल तक, तो आपने विचारधारा में आज न कल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? जैसे आपको यूएई ने चेंज किया अपने विचारधारा को, देखिए वहां पर संपन्नता कितनी आ गई है। क्या वहां पर इस्लाम के कानून फॉलो नहीं होते हैं? होते हैं, फिर भी लोग संपन्नता क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को अपने यहाँ आने का द्वार खोला, लोगों से मिलने का द्वार खोला। सोच के देखिएगा। अब ज्ञान विज्ञान संस्कृति की महान विरासत से जुड़ा है, किंतु सब इस्लाम से पहले की हिंदू देन थी। तो ऐसा देखिए, पाकिस्तान में एक समृद्ध क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से रहा था ना ज्ञान विज्ञान का, तो वहां पर ये सब क्या था, किसका देन था? हिंदू देन था। इस्लाम तो जब अपनाया गया, पाकिस्तान बना 1947 के बाद ना ये चीजें आई है। तो देखिए 47 के बाद इस्लाम जो कट्टर इस्लामवाद को अपनाया गया, वहां पर धार्मिक नीति बनाई गई, इस्लाम के तौर पर राष्ट्र का निर्माण किया गया, उसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। अभी वहां इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है कि काफिरों के जुड़ी गौरवशाली बातें छिपाए। अब काफिर, देखिए आपका जो मानेगा वो सही है, जो इसके लिए काफिर, ये शब्द कहीं ना कहीं आपको विश्व के अन्य लोगों से दूर कर देता है। काफिर शब्द क्या है, सोच के देखिएगा। यह पुरातन काल में जायज माना जा सकता है, क्या वर्तमान में जायज माना जा सकता है? जहां पर यूएन जैसी संस्था मानवाधिकार की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, लोगों के सर्वांगीण विकास की बात का, वहाँ काफिरों जैसा शब्द प्रयुक्त होना, कहीं लगता है कि हम आप एक दूसरे दिल से जुड़ सकते हैं? पर आपको जैसे ही कोई बोलेगा, आप इस्लाम के लोगों को कुछ बातें बोलेगा तो आपको दिल पर लग जाएगा, बोलेगा कि मेरा अल्पसंख्यक का दोहन कर रहा है। तो आपने कोई रास्ता छोड़ रहे हैं अपने चीजों को लेकर कि आप काफिर जैसे शब्द गैर इस्लामिक लोगों के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, पहले सुधार स्वयं में करना होगा, तभी जाके लोग साथ व्यवस्थाएं आप मिल पाइएगा। तो ये सब चीजें समझने वाली बात है और समझाने वाली बात है। अब दुनिया में जिहाद का निर्यात एवं कुख्यात मदरसों के रूप में जिहादी फैक्ट्रियां आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही होगी। ये किसी से छिपा हुआ है?
अब ध्यान रखिएगा, परवेज मुशर्रफ ने खास बात बोली थी, उनको याद रखिएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। भारत के अंदर एक पाकिस्तान है जो अंततः भारी पड़ेगा। अब देखिए क्यों भारत के बारे में ऐसी बात की, ऐसे ही कट्टरता के कुछ लोग भारत में भी हैं। सभी मुसलमान भारत में ऐसे नहीं, तो कुछ मुसलमान वर्ग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के मंशा रखते हैं, इस प्रकार की गतिविधि का सामना। तो ये परवेज मुशर्रफ ने ऐसे ही आओ ताव में देखा वाला भाई ने नहीं कॉन्सेप्ट दे दिया होगा कि भारत के अंदर भी एक पाकिस्तान पनप रहा है जो अंततः इस पर भारी पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार इस प्रकार की नीति अपनाता है जिसके आधार पर आपको लगता है कि हम पर शोषण हो रहा है। शोषण स्वयं पर कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा कर रहे हैं और स्वयं आपके लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जब आपको सर्वांगीण विकास का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। अब हिजाब का मामला था, सोच के देखिएगा कॉन्सेप्ट, हिजाब का मामला था, हिजाब या बुर्का का मामला था। हिजाब और बुर्का मौलिक रूप से पुरुष और महिला दोनों पहनने के लिए अपनाया गया तकनीक था ना। पर क्या वर्तमान समय में कट्टरपंथी विचारधारा के तौर पर बुर्का क्या है, बुर्का या हिजाब पहनना केवल महिलाओं के लिए मान्य बना दिया गया। ऐसे लोग, महिला भी क्या है, पूरे शान और शौकत से इसे अपना अधिकार मानते। एक ही अपना वैचारिक मत हो सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से उपड़ा है, किस रूप में उपड़ा है, उसको ना मानना आपकी जहालियत के परिचायक देता है। और आप इसे हर जगह प्रूव करना चाहते हैं कि हम शैक्षणिक संस्थानों में लेकर जाएंगे या अन्य जगहों लेकर जाएंगे। तो देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ क्षेत्र को है ना अपने धर्म के आधार से अलग कर देना चाहिए, धर्म में होना ही नहीं चाहिए। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, आपको मेडिकल का क्षेत्र है, यहाँ पर धर्म और चीज़ों को लेकर आइएगा तो आप है ना अर्थ से अनर्थ बना दीजिएगा। सिस्टम यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए। एक मुस्लिम अभ्यर्थी, मुस्लिम जो लोग होंगे उसका इलाज उसी तरीके से होना चाहिए जो एक डॉक्टर एक प्रॉपर तरीका बताएगा। अब ऐसा नहीं कि अब केवल मुस्लिम आधार पर आपका अलग तरीके से इलाज किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल के जो छात्र होंगे या जो डॉक्टर होंगे उनको दिक्कत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम किसको, बाद में आप ही को होगा ना। ये सब चीज़ समझने की जरूरत है। बाकी तो आप समझदार हैं ही, करिए जो काम करना है। अब देखिए एक लेख आया, सर्व समावेशी और उदार है भारत का लोकतंत्र। यह आपको देखिए कि एक ऐसा लोकतंत्र जहां विरोधाभासी और प्रतिकूल विचारों का महत्व समान है। तो वहां पर एक ऐसा लोकतंत्र है जहां भाषा, धर्म, क्षेत्र और विचारों की भिन्नता के बाद लोकतंत्र निरंतर आगे बढ़ता है, संवाद की बात करता है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको वाद है, प्रतिवाद है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की कॉन्सेप्ट में बार बार बोलता हूं। तो यहाँ पर देखिए संवाद की बात है, हमारा लोकतांत्रिक विचारधारा या हमारा पौराणिक विचारधारा है कि हम संवाद करें। जैसे संवाद स्वस्थ परंपरा है, भारत में लोकतंत्र के सवेद समृद्ध, जैसे वैदिक परंपरा में सभा, समिति और विदर्थ के माध्यम से लोकतंत्र समृद्ध हुआ। जैसे लिच्छवी समृद्ध, वैशाली में लिच्छवी जो था आपको लोकमत देता था, ये सब चीजें आप लोग देखने गणतंत्र का स्वभाव देता था। तो यहाँ पर लोकतंत्र हमारा विरासत है, इसे बाहरी विचारधाराओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। ये हमारे भूमि पर जो विकसित हुआ है सनातनी रूप से या जो रूढ़ रूप से हमारा जो विकसित हुआ है, जो हमारे निर्माण में ही क्या है, गणतंत्र की बात की गई है, जनतंत्र की बात की। राजा जरूर होता था पर राजा कर्तव्य से बंधा होता था। कौन कर्तव्य से? सामाजिक कर्तव्य से, राजकीय कर्तव्य से बड़ा होता था। जैसे अन्य देशों में, जैसे यूरोपियन कंट्री के जो देश हैं जहाँ पर, या पर्शियन देख सकते हैं, तो वो जनता के प्रति हमारा जो जुड़ाव है उस तरह नहीं था, एक शोषक राज्य के रूप में इसको दे। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलता होगा, जनता जल रही है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। ये कॉन्सेप्ट भारत के परिधान में कभी सुनने को मिला होगा कि नहीं? हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट कभी आया था? कितना भी क्रूर से क्रूर राजा हमारे यहाँ रहा हो, हिंदू राजा की बात हो रही है, सनातन आपको वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के राजाओं की बात हो रही, कितनी भी क्रूर राजा क्यों नहीं है, अंतिम तौर पर क्या लोगों को न्याय देने के लिए वो बेंच नहीं बनाता था? सोच के देखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक बात हो। अब एक हायरार्की बना हुआ था, अंतिम रूप से राजा उसका निर्णय लेता था। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई थी संवाद का ही ना, ये चीज समझने वाली बात है। अब उसके बाद उपनिषदों का विचार रहे, बौद्ध धर्म ग्रंथों का उदार लोकतांत्रिक विचारधारा है, बौद्ध मठों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समाधान की व्यवस्था रहे, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 10 प्रमुख गणराज्य थे जहां पर लोकतंत्र अपनी सर्वोच्च, एक सेकेंड फिर सेलेक्ट हो गया, देखिए आपको 10 गणराज्य जहां पर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाएं शक्ति प्रदान की गई थी।
आपको जहाँ वर्तमान गणतंत्र देखते हैं उस तरह की बातें वहाँ की जाती थी। दक्षिण भारत के उत्तर मेलू जो अभिलेख है उसमें लोकतांत्रिक आधार पर संगठित ग्राम स्वराज की बात की गई है। हम जब 73वां संविधान 74वां संविधान के बाद हम आपको जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था को अपना रहे थे। सोच के देखिए दक्षिण भारत उत्तर मेलू अभिलेख जो आपको पुरातन काल में प्राप्त हुआ था वैदिक काल के संदर्भ में, तो याद रखिए उस अभिलेख में आपको लोकतांत्रिक अधिकार के स्वराज शब्द कॉन्सेप्ट में आता है। देखिए ग्राम स्वराज की बात करती है, तो हम उस उन्नत परंपरा का देन है जो वर्तमान में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे लोकतंत्र से, भारतीय लोकतंत्र से कोई मेल खा सकेगा? भले आपको विदेशी आक्रमणकर्ता जो आए थे, अरब से आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उन्होंने थोपा हमारे ऊपर, हमारे व्यवस्थाओं में चेंज किया, और हमारे कुछ जयचंद लोग हैं उसका बढ़ाव करते हैं। कुछ मार्क्सवादी थ्योरिस्ट हैं जो इसको प्रूव करने को तैयार रहते हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था है वह आपको क्या देता है, औपनिवेशिक काल में जो विचारधाराएं दी गई है, न्याय का जो कॉन्सेप्ट दिया गया। अरे उससे पहले हमारे मैं तो शुरू से ही बोलता, जब दुनिया लंगोट नहीं पढ़ना शुरू किया था उस समय हम चांद और सूर्य की गणना कर रहे थे। मैं तो ये यहाँ तक बोलता, नहीं तो कोई ली आइए उठा के, उससे पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आपको ये प्रूव करता है ये सटीक दूरी है चंद्रमा सूर्य का, नक्षत्रों का, 7 ग्रहों का, ये बात कर दे। हमारे यहाँ उस समय सर्जरी कर रहे जब लोग चिकित्सा के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, जड़ी बूटी या लंगे फकीर बन के घूम रहे थे, तो वो हमारे लोकतंत्र से बात करेंगे? तो यहाँ सोच के देखिएगा, या पर थोपा गया है कि हम क्या है, जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में जो आपको चीजें दी गई है वही सही है ना? अब बताइए, ग्रेविटी का लॉ, वराहमिहिर जो दिया गया, वराहमिहिर का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसको मान आज तक नहीं माना गया। हालांकि धीरे धीरे कुछ विचारकों, जो वैज्ञानिक, वो भारतीय संदर्भ लेकर चीजों को रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद और 4 वेद है, उसको चीन में रिसर्च चल रहा है उस पर। वहाँ बहुत से चीज़ों को बताया जा रहा है कि नहीं, यह जो ग्रंथ है हमारे इतिहास को बदल देगा, मानवीय इतिहास को बदल देगा। तो सोच के देखिएगा इन सब चीज़। और वो लोग क्या कहते हैं कि हमें हमारे लोकतंत्र के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांता भी भारत की उदार संस्कृति का हिस्सा बन गए। तो ही तो अरब जैसे कंट्री में जो लोग आए, हमारे यहाँ बाबर आए, तो हमारे संस्कृति में रम जम कर रहे, पूरी तरह भारतीय संदर्भ में उनका आचरण हो गया, भारतीय संदर्भ में रहन सहन हो गया। ये कहीं न कहीं उदार नीति रहा होगा तो ही तो, नहीं तो कट्टरता नहीं अपनाता। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर भारत में विषम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न है, परंतु उदार समावेशी लोकतंत्र सांस्कृतिक सफलता समाधान के लिए पूरी दुनिया एक मार्ग प्रस्तुत करता है। जो हम बात करते हैं विश्व के लिए, उससे बेहतर उदाहरण भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति प्रस्तुत करता है, जिस पर चलकर विश्व ना वर्तमान संदर्भ में जो गोल प्राप्त करना चाहता है उसे मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। मूल रूप से यही कहा गया, भारतीय लोकतंत्र का बेहतर प्रबंधन कैसे है, इसको समझने के लिए हमें वैदिक तौर पर चीज़ों को समझने, जो हमारा जो उपनिषद का काल रहा है, या तो हम गणराज्य का 6वीं शताब्दी में जो बात कर रहे हैं उसमें क्या स्वरूप था, नागरिकों को न सिर्फ राजनीतिक अधिकार प्राप्त है अपितु अपने गरिमापूर्ण आर्थिक सामाजिक जीवन का सपना भी साकार कर रहा है वर्तमान संदर्भ में। ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आज का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आपको बेहतर लगा होगा। कल फिर हम लोग मिलेंगे। हालांकि देखिए 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा हो गया, क्योंकि आज बहुत टॉपिक था, इसलिए सभी चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।